हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। हम अभी तक जो समझ रहे थे, हम समझ रहे हैं लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। जैन सिद्धांतों को समझ रहे हैं, जिन तत्वों को समझ रहे हैं जिससे हमारा कल्याण हो सकता है। उस कल्याण की स्थिति में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे विषय भी बहुत गंभीर होता जा रहा है। धीरे धीरे एक तरीके से जटिलता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस जटिलता को भी सरलता से समझना ये जैन तत्व की देन है। हम उसको सरल तरीके से भी समझ सकते हैं। तो आइए अपने विषय को वापसी चालू करते हैं जो हम समझ रहे हैं। हमारा विषय कल तक का जो चला था, 6 द्रव्यों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो उत्पाद व द्रव्य। क्या चर्चा चली थी हमारी कल? उत्पाद व द्रव्य, इस विषय पे कल हमारी चर्चा चल रही थी। कल हमने बिना पुस्तक के उत्पाद व द्रव्य का बहुत विशाल रूप से स्वरूप समझने का प्रयास किया था कि उत्पाद क्या होता है, वह क्या होता है और द्रव्य क्या होता है। अगर थोड़ा सा मैं रिवाइज करूं कल की कक्षा को, कल हमने क्या समझा था 2 मिनट में, तो हमने उत्पाद को बताया था उत्पन्न होना, वह को बताया था कि नाश को प्राप्त हो जाना, और द्रव्य का मतलब बताया था जैसा है वैसा ही रहना। इसको और सरल शब्दों में कहें तो हमने समझा था कि जो उत्पाद वह है, ये दोनों चीजें हैं चेंजेबल, और जो द्रव्य है वो है अनचेंजेबल, जो कभी चेंज नहीं होता है। तो ये उत्पाद व द्रव्य, इसमें से अगर हमने बंटवारा किया था इन तीन का, तो हमने उत्पाद को नाम दिया था कि उत्पाद होता है, सॉरी, जो द्रव्य होता है वो होता है द्रव्य, और उत्पाद वह है, हमने उसको एक नाम दिया था पर्याय, या शॉर्ट में हम कहें तो चेंजेबल और अनचेंजेबल। बहुत सारी चर्चा हुई थी। आज हम थोड़ी चर्चा पुस्तक के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे कैसी परिभाषा दी गई है उत्पाद व द्रव्य की। स्वरूप जो इसमें समझाया गया है वो क्या समझाया गया है, और थोड़े और नए तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे उत्पाद व द्रव्य के संबंध में। क्योंकि जो ये विषय है उत्पाद व द्रव्य, इसमें जनागम की पूरी चर्चा उत्पाद व द्रव्य पे टिकी है। ये कहें कि पूरा विश्व, जो हमने पहली परिभाषा पढ़ी थी, विश्व, विश्व चलता है या विश्व आगे बढ़ रहा है तो उत्पाद व द्रव्य है, तो विश्व आगे बढ़ रहा है। 6 द्रव्य परिणमन कर रहे हैं, और परिणमन करते हुए भी वे ही रहते हैं, तो इसका कारण है कि इनमें उत्पाद व द्रव्य होता है। कल एक और बात कही थी कि हमने इसकी परिभाषा तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से पढ़ी थी, जहां पे बताया है कि सत्य द्रव्य लक्षणम, कि द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। और सत क्या है? तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तो जो उत्पाद व द्रव्य से युक्त होता है वो सत होता है, और वही क्या है? वही द्रव्य है। आइए इसकी परिभाषा हम जिनवाणी के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे जो प्रश्न हमारा चलेगा 56 नंबर का, क्या प्रश्न है? एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। 56 नंबर का प्रश्न, उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद किसे कहते हैं? तो उत्तर क्या दिया? द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। क्या कहा? द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। आप थोड़ा बहुत ध्यान से इस परिभाषा को पढ़िए तो आपको लगेगा आपने कुछ बात ऐसी पढ़ रखी है। जब हमने पुस्तक, जब हम जिनवाणी के यहाँ पे दूसरे पेज पे थे, दूसरे पन्ने पे ही थे, तब आपने कुछ ऐसा संबंधित पढ़ा है, उत्पन्न होने से कुछ संबंधित, कुछ आपको याद आ रहा है? यहाँ पे कह रहे हैं द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति, और हम लोग 6 सामान्य गुण पढ़ के आए, और 6 सामान्य गुणों में पहला जो सामान्य गुण था वो क्या कहता है? अस्तित्व गुण।
जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और कभी उत्पन्न नहीं होता। क्या कहा था? जिस शक्ति के कारण वस्तु कभी नाश को प्राप्त नहीं होती और कभी उत्पन्न नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अस्तित्व गुण। और यहाँ पे कह रहे हैं द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति। उत्पत्ति कैसे हो सकती है, मुझे ये बताइए। क्योंकि हम अस्तित्व गुण पढ़ के आए हैं। अस्तित्व गुण तो कह रहा था कि किसी का नाश नहीं, किसी का उत्पन्न नहीं, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। और यहाँ पे कह रहे हैं द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति। थोड़ा विरोध लग रहा है, दोनों में विरोध लग रहा है। क्या दोनों में विरोध है? वास्तव में दो अलग अलग बातें कही जा रही हैं। अस्तित्व गुण कह रहा है कि उत्पाद व्यय, अस्तित्व गुण कह रहा है कि उत्पाद व्यय नहीं होता, अर्थात कोई चीज उत्पन्न नहीं होती और कोई चीज नाश को प्राप्त नहीं होती। और यहाँ उत्पाद की परिभाषा में कहा जा रहा है कि द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति। दोनों विरोधी लग रहे हैं, लेकिन दोनों विरोधी हैं नहीं, क्योंकि हमने अभी कहा कि जो अस्तित्व गुण के बारे में चर्चा की थी वो गुण थे, और द्रव्य गुण ऐसी चीजें होती हैं जो अनादि अनंत काल एक जैसी रहती हैं। ना उनमें उत्पत्ति का प्रश्न है, ना उनमें नाश होने का प्रसंग है। वे जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। यहाँ पे बात चल रही है पर्याय की, क्योंकि हमने जब बंटवारा किया था उत्पाद व्यय द्रव्य का, तो उत्पाद व्यय को हमने पर्याय में रखा था। हमने उसको द्रव्य या गुण नहीं कहा था। सारे काम हो द्रव्य में ही रहे हैं, लेकिन द्रव्य में कुछ नहीं हो रहा। जो कुछ हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है। पर्याय नहीं उत्पन्न होती है। हमने जब पर्याय का स्वरूप समझा था, तो उधर कहा था कि गुणों के परिणमन को, क्योंकि गुण हर समय परिणमन करते हैं। ऐसे अनंत गुण है तो अनंत गुण हर समय परिणमन कर रहे हैं, तो एक समय में अनंत पर्याय भी होती हैं उन अनंत गुणों की। और सारी पर्याय कैसी होती हैं? क्षणभंगुर होती हैं, एक समय की होती हैं, विलीन हो जाती हैं। अभी उत्पन्न हुई, अभी नाश को प्राप्त हो गई, अभी उत्पन्न हुई, अभी नाश को प्राप्त हो गई। ये पर्याय का स्वरूप है कि पर्याय बदलती है, नाश को प्राप्त होती है तो उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे जिसके उत्पन्न होने की बात कर रहे हैं वो द्रव्य के उत्पन्न होने की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे कह रहे हैं जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो उत्पन्न हुई। हम पर्याय में प्रमोशन हुआ है, द्रव्य तो वैसा ही है। द्रव्य में कुछ नहीं हुआ, द्रव्य एज इट इज ही रहता है। इसलिए यहाँ पे जो लिखा कि द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं, अर्थात उत्पन्न होना कहते हैं। हम एक बार अगली परिभाषा भी चलते हैं, फिर हम उत्पाद व्यय को एक साथ समझेंगे कि उत्पाद व्यय में होता क्या है। एक नई चीज हमें पढ़ने को मिलेगी उत्पाद व्यय में, तो वो भी समझेंगे। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 57 नंबर का प्रश्न जो कहता है कि व्यय किसे कहते हैं। तो हमने देखा था व्यय क्या होता है? नाश को प्राप्त हो जाना। वही प्रश्न हम फिर से याद करें उस अस्तित्व गुण को। गुणों में उत्पन्न और नाश का ऐसा कोई सवाल नहीं है, लेकिन पर्याय तो उत्पन्न और नष्ट होती ही है। जो व्यय है कि व्यय माने नष्ट हो जाना। परिभाषा दी कि द्रव्य में पूर्व पर्याय के त्याग को व्यय कहते हैं। मतलब जिस पर्याय का उत्पाद हुआ था उसकी नेक्स्ट पर्याय में उस पर्याय का ही व्यय हो जाएगा। मतलब जो अभी उत्पन्न हुआ था एक समय में, जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो अगले समय में उस पर्याय का व्यय हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं द्रव्य में पूर्व पर्याय का त्याग। जिस चीज जो अभी उत्पन्न हुई थी पूर्व अवस्था का त्याग हो गया, मतलब पूर्व अवस्था छूट गई है। जैसे कि थोड़ा और उदाहरण दूं मैं, एक घड़ा, हमने घड़े की उत्पत्ति की, वो घड़ा बन गया। अब घड़ा फूट गया तो टुकड़े टुकड़े हो गए वो। मतलब कि पहले घड़े का उत्पाद था और उसमें किसी चीज की ठोकर लगी और वो घड़ा टूट गया, मतलब व्यय को प्राप्त हो गया। जो पूर्व पर्याय थी, जो अब टुकड़े टुकड़े रूप हो गया है, उसकी पूर्व पर्याय क्या थी? पूर्व पर्याय उसकी घड़े रूप थी। अब वो घड़े रूप पर्याय उसका व्यय हो गया है, मतलब वो चली गई है। कह रहे हैं द्रव्य के में पूर्व पर्याय का त्याग। जो पूर्व पर्याय का त्याग हो गया है, माने वो पूर्व पर्याय चली गई है। अब कोई नई पर्याय आएगी, अब कोई नई पर्याय आएगी, उसका उत्पाद होगा। ये उत्पाद व्यय चलता रहता है। यहाँ पे कह रहे हैं ना द्रव्य में पूर्व पर्याय के त्याग, पूर्व पर्याय अब चली गई। जैसे कि कल का उदाहरण हमने सोने का उदाहरण लिया था। सोना सोने रूप से ही रहता है, लेकिन उसमें एक चीज का उत्पाद होता है तो एक चीज का व्यय होता है। जो सोना है वो अभी किस रूप हुआ है? वो अभी अंगूठी रूप हुआ है। उसके बाद जब अंगूठी रूप पर्याय का व्यय होता है तो नेकलेस जो हार है, हार रूपी पर्याय का उत्पाद होता है। लेकिन सोना सोने रूप बना ही रहता है,
ये सोने की खासियत है, ये द्रव्य की खासियत है। मतलब कि जो अनचेंजेबल है वो अनचेंजेबल ही रहता है और जो चेंजेबल है वो हर समय चेंज होता रहता है। आज हमें जो इसमें खास बात करनी है उत्पाद व्यय में, आज 2-3 उत्पाद व्यय को बहुत समझने के लिए बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़ें हैं। उत्पाद व्यय को कैसे समझ सकते हैं? हमने कहा जो उत्पाद व्यय होता है वो होता है चेंजेबल। क्या होता है कि इस जीव को हर समय हर चीज़ बदलने की इच्छा होती है, कि हर चीज़ बदल जाए। जो जैसा है वो वैसा ना रहे। हमेशा नया-नया चाहता है कि ये ऐसा ना हो, ये ऐसा ना हो, मैं इसको बदल दूँगा, मैं इसको बदल दूँगा। अपनी लाइफ़ चेंज करना चाहता है, अपनी लाइफ़ में कुछ नया करना चाहता है। सारी आज की जनरेशन की थोड़ी ऐसी सोच है, हमारी ऐसी सोच है कि हम कुछ नया करना चाहते हैं, दूसरों से हट के कुछ करना चाहते हैं। जो करेंगे मैं करूँगा, ऐसी हमारी सोच होती है कि जो करेंगे हम करेंगे। लेकिन एक बार सोच के देखिए हो किसमें रहा है? हो किस में रहा है? चेंजेबल वस्तु में हो रहा है। हम घमंड करते हैं, हम मान करते हैं कि मैं करता हूँ, मैंने इसका उत्पन्न किया, आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ तो अपने पैरों पे बना हूँ, खुद बना हूँ, इतनी मेहनत मैंने की है तो ऐसे मैं बड़ा बना हूँ। लेकिन एक बार हम समझें जो हम बड़े बने हैं, पहले हम इतने बड़े नहीं थे तो जो हम बड़े बने हैं, वो कैसे बने हैं? वो बड़ा होना वस्तु स्वरूप था आपका। वस्तु स्वरूप यही कहता है कि उत्पाद व्यय होता ही रहता है। एक पर्याय जाती है तो दूसरी पर्याय आती है। मतलब ये चेंजेबल चीज़ खुद चेंज होती रहती है, लेकिन ये जीव घमंड करता है कि इसको मैंने चेंज किया। आज अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करता तो मैं इतने ऊँचे मुकाम पे नहीं होता। क्या ये हमने घमंड किया? मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन जो होता है वो वस्तु व्यवस्था है, सब कुछ ऑटोमैटिक मोड पे है। जैसे कि ऑटो पायलट मोड होता है, प्लेन में ऑटो पायलट मोड पे चल दे तो प्लेन खुद चलता रहेगा, उसमें पायलट की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही वस्तु व्यवस्था जो चलती है वो ऑटो पायलट मोड पे रहती है, हर समय ऑटो पायलट मोड। उसको किसी को ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, वस्तु को कोई ड्राइव करे ऐसा नहीं है, वस्तु ऑटोमेटिक ड्राइव करती है। उसमें उत्पाद व्यय हर समय चलता रहता है और जब उत्पाद व्यय चलता है तो नवीन पर्याय स्वयं आती है, लानी नहीं पड़ती। मैं 3 चीजें बोलता हूँ द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में। सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनना। द्रव्य है, गुण हैं और पर्याय होती है। 3 चीजें, तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। द्रव्य है, गुण हैं और पर्याय होती है। तीनों में कुछ अंतर समझ में आया? द्रव्य गुण में पहले अंतर समझते हैं। द्रव्य को कहा कि द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य अभी एक द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। वो एक द्रव्य है और गुण हैं, माने उसमें गुण बहुत सारे हैं। एक छोटी सी बिंदी का फर्क है और हैं। गुण द्रव्य है और गुण हैं। और पर्याय के बारे में क्या कहा? पर्याय हमें करनी नहीं पड़ती, पर्याय होती है। क्या कहा? पर्याय होती है और जो पर्याय है उसी में उत्पाद व्यय चल रहा है। अब वो उत्पाद व्यय स्वयं होता है, हमें करना नहीं पड़ता। हम किसी को चेंज कर दें ऐसी हमें क्षमता नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है तो हम किसी का उत्पाद कर दें, हम किसी को नष्ट कर दें, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि जो पर्याय होती है, पर्याय की नहीं जाती है। अपना अच्छा समय आता है, लाया नहीं जाता है। मतलब ये हम हर चीज पे लगा सकते हैं। और जब ये चीज समझ जाएंगे, इस उत्पाद व्यय के स्वरूप को समझ जाएंगे तो बहुत बड़ा संतोष आएगा। जीवन अपना बहुत अच्छी तरह चलेगा कि जब हमें यकीन हो जाएगा कि हर चीज होती है, करनी नहीं पड़ती। क्योंकि इस जीव को देखो, बड़ी बात क्या है, द्रव्य क्या है? जो द्रव्य है वो है अनचेंजेबल। इस जीव को विचार अनचेंजेबल चीज को चेंज करने का नहीं आता, क्योंकि जो अनचेंजेबल है, आज तक किसी भी जीव को अनचेंजेबल वस्तु को चेंज करने का विकल्प नहीं आया। विकल्प किसका आया? जो चेंज होती है उसको चेंज करने का विकल्प आया। वाक्य सुनिए, जो वस्तु चेंज होती है, करनी नहीं पड़ती, जो होती है उसको चेंज करने का विकल्प आया। ये क्या है? ये हमारी भूल है। ये काले बाल सफेद कैसे होते हैं? ये काले बाल सफेद कैसे होते हैं? किए जाते हैं या होते हैं? होते हैं, क्योंकि इनमें प्रत्येक समय उत्पाद व्यय चलता रहता है। उत्पाद व्यय चलता है तो ये काले बाल सफेद हो जाते हैं। जिनके शुरू से सफेद होते हैं, अब उनकी जो भी अवस्था रहती है वो होती होगी, लेकिन उसमें भी उत्पाद व्यय हर समय चलता रहता है। आज एक पॉइंट हमने ये बात किया कि ये चीजें जो उत्पाद व्यय होता है, वो होता है, करना नहीं पड़ता। हमें इसकी टेंशन नहीं है कि
हम करेंगे तो उत्पाद व्यय होगा, आप नहीं करोगे तब भी उत्पाद व्यय होगा। हम हमारे सोचने से हम बूढ़े नहीं होते हैं, बूढ़े होना होता है तो बूढ़े हो जाते हैं। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। हम उत्पाद व्यय अपने मन से करें, हम चाहें कि मैं अपनी दिल की धड़कन खुद चलाऊं, चला सकते हैं क्या आप? दिल की धड़कन खुद चलती है, करना नहीं, चलाना नहीं पड़ता उसको। सारी जो बॉडी में फंक्शंस हैं, ऐसी बहुत बॉडी के फंक्शंस हैं जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनमें प्रत्येक समय उत्पाद व्यय चलता रहता है, उत्पाद व्यय चलता रहता है और हमें पता नहीं लगता। इसलिए जगत में ऐसी बहुत चीज हैं जिनका उत्पाद व्यय हो रहा है और हमने उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रखा है, लेकिन जहां हमें चेंज करने की गुंजाइश नजर आती है हम वहीं पे चले जाते हैं, वहीं पे उसको बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो खुद बदल जाएगी, हमें उसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज हम इस उत्पाद व्यय के बारे में जो बहुत बढ़िया स्वरूप समझेंगे, एक पंक्ति अगर आप नोट कर सकते हो तो पंक्ति नोट कर लीजिए, उस पर विशेष चर्चा आज हम करेंगे। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनना। उत्पाद व्यय के संबंध में ही, कि उत्पाद व्यय एक ही समय में होते हैं परंतु एक ही पर्याय के नहीं होते। क्या कहा? उत्पाद व्यय एक ही समय में होते हैं परंतु एक ही पर्याय के नहीं होते। हमने बहुत बार प्रवचनों में सुना है कि उत्पाद व्यय सब एक साथ होते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य सब एक समय में, उत्पाद व्यय जो भी है वो एक समय में ही होता है। लेकिन उसको समझें, जो उत्पाद व्यय होता है वो एक समय में, वो उत्पाद व्यय कैसा होता है एक समय में? वो उत्पाद व्यय एक समय में हो रहा है तो वो उसकी व्यवस्था कैसी है? कब उत्पाद होता है, कब व्यय होता है, किस पर्याय का उत्पाद होता है और किस पर्याय का कब व्यय होता है, हम यहाँ पे आज ये समझने के लिए एकत्रित हुए कि उत्पाद व्यय की व्यवस्था क्या चल रही है। जैसे कि हम उत्पाद व्यय हर चीज का चल रहा है। पानी उष्ण हुआ मतलब गर्म हुआ, तो मतलब उसने शीत अवस्था को छोड़ा तब वो उष्ण हुआ मतलब गर्म हुआ। एक चीज को छोड़ेगा तो दूसरी चीज को अडेप्ट कर पाएगा, नहीं तो नहीं अडेप्ट कर पाएगा। मतलब एक चीज का पूर्व पर्याय का त्याग होगा तब नई पर्याय उत्पन्न होगी, अन्यथा वो नई पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती है। जैसे कि शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण दिए, पहले हम शास्त्रों के उदाहरण को, आचार्यों की वाणी को समझेंगे, उसके बाद थोड़ा और समझने का इसको प्रयास करेंगे। जैसे कि शास्त्रों में उदाहरण दिया कि एक संसारी जीव, एक संसारी जीव की जब संसारी पर्याय नष्ट होती है तो सिद्ध पर्याय का उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें सिद्धत्व कायम रहता है, उसमें जीवत्व कायम रहता है। मतलब कि एक संसारी जीव, संसारी पर्याय का व्यय, शब्द सुनना, संसारी पर्याय का व्यय, सिद्ध पर्याय का उत्पाद, लेकिन दोनों में अगर कुछ कॉमन है तो वो है जीवत्व, कि जो संसारी जीव था वो भी जीव है और जो सिद्ध है वे भी जीव हैं। चाहे पर्याय का उत्पाद वह चलता रहेगा, लेकिन जो कॉमन रहेगा वो है जीवत्व। वो क्या कॉमन रहेगा? वो है जीवत्व। एक और उदाहरण लें हम, जैसे कि मिथ्या दर्शन, जो मिथ्या दर्शन है, जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व जाएगा तो सम्यक तो आएगा। अभी के लिए बहुत स्थूल उदाहरण मैं समझा रहा हूँ, अभी इसको में भी हम इस उदाहरण को भी थोड़ा और डिटेल करेंगे तो थोड़ी वस्तु स्थिति और बदल जाएगी। अभी समझाने के लिए कि मिथ्या दर्शन का व्यय हुआ, सम्यक दर्शन का उत्पाद हुआ, और जिसको भी ये सारे काम हो रहे हैं वो कौन है? वो एक जीव है। जीव में बदलाव नहीं है। जीव पहले मिथ्या दृष्टि था, अब सम्यक दृष्टि हो गया, लेकिन वो मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन किसको हुआ है? तो वो जीव को ही हुआ है और किसी को नहीं हुआ है। और जिस जीव के मिथ्या दर्शन का अभाव हुआ है उसी के सम्यक दर्शन का उत्पाद हुआ है, अन्य किसी जीव को नहीं हुआ है। मतलब जीवत उसमें कायम है। ऐसा हमारे शास्त्रों में उदाहरण दिया। हमने जो पंक्ति कही, मैं वो दोबारा पंक्ति दोहराता हूं कि जो उत्पाद वह होते हैं वो एक ही समय में होते हैं। क्या? उत्पाद वह एक ही समय में होते हैं, अलग अलग समय में नहीं होते। पहले इस पंक्ति को समझते हैं, आधी पंक्ति को, कि उत्पाद वह एक ही समय में कैसे होते हैं। और दूसरी पंक्ति है, परंतु एक ही पर्याय के नहीं होते। जो उत्पाद वह होते हैं वो एक ही पर्याय के, एक ही समय में उत्पाद वह नहीं होते, लेकिन उत्पाद वह एक ही समय में होता है। थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग बात है, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम 10 पर्याय बिछाते हैं, एक पर्याय नंबर 1, पर्याय नंबर 2, पर्याय नंबर 3, ऐसे कब तक जाएंगे? 10वीं नंबर पर्याय तक हम एक लाइन, छोटी छोटी लाइन खींच लें, 10 नंबर की पर्याय। तो ऐसे 10 नंबर की पर्याय हैं। एक जीव पहली पर्याय में मिथ्या दर्शन के सहित, दूसरी में मिथ्या दर्शन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं तक वो मिथ्या दर्शन से सहित है। अब
उस जीव को 10वीं पर्याय में सम्यक दर्शन होना है। उदाहरण के तौर पे उस जीव को 10वीं नंबर की पर्याय में सम्यक दर्शन होना है, तो मेरा प्रश्न है कि मिथ्या दर्शन का अभाव किस पर्याय में होगा? हमने 10 पर्याय क्रम से बिछाई, अब 11 बिछा लीजिए, एक आगे की भी लेके, 10वीं के आगे 11वीं। 10वीं पर्याय में एक जीव को सम्यक दर्शन होना है, तो मिथ्या दर्शन पर्याय का अभाव कब होगा? कब होगा? आपका उत्तर हो सकता है कि 9वीं पर्याय में होगा। 9वीं पर्याय में जब मिथ्या दर्शन जाएगा, तो ही तो सम्यक दर्शन आएगा। जब तक एक का नाश नहीं होगा, तब तक अगली की उत्पन्न कैसे होगा? सोचना आपका बिल्कुल ठीक है। हम अगर अपने ज्ञान की अपेक्षा सोचें, छद्मस्तों के ज्ञान की अपेक्षा सोचें, तो सबसे पहला विकल्प, सबसे पहला ऑप्शन जो मन में आता है वो यही होता है कि 10 पर्याय बिछी हैं, 10वीं पर्याय में सम्यक दर्शन होना है, तो सम्यक दर्शन 10वीं पर्याय में होगा, तो मिथ्या दर्शन का अभाव 9वीं पर्याय में हो रहा होगा। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। उदाहरण के लिए समझाऊं मैं इसको कि जिस समय जैसे हम एक बहुत अंधेरे कमरे में गए, अंधेरे कमरे में गए तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं? पहले हम अंधेरे को बाहर निकालते होंगे। जब पूरा अंधेरा कमरे से बाहर निकल जाता हो, उसके बाद हम लाइट जलाते होंगे, फिर उजाला होता होगा। क्या ऐसा होता है? मतलब कि पहले समय में तो हमने सारे अंधेरे को कमरे से बाहर निकाल दिया, फिर लाइट जलाई, फिर एकदम उजाला हो गया। ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे ही हम लाइट जलाते हैं, उसी समय अंधकार नष्ट हो जाता है। मतलब कि प्रकाश का उत्पन्न होना और अंधकार का जाना एक ही समय में है। मतलब कि एक ही पर्याय में 2 कार्य हो रहे हैं। एक ही समय की पर्याय में जो एक समय है, एक समय में 2 कार्य चल रहे हैं। जैसे ही हमने लाइट खोली, जो गुप्त अंधेरा था, वो गुप्त अंधेरा एक बार में चला जाता है। सूरज की रोशनी से एक बार में सारा, सूरज की एक किरण आती है और जितना अंधकार है, अगर थोड़ा हम भक्तांबर भी साथ-साथ पढ़ रहे हों, तो भक्तांबर की शैली में कहा जाए, तो जितने भी ये अ, भ्रमर के जैसा जो काला अंधेरा हर जगह छाया हुआ है, घना अंधेरा, वो सूर्य की एक किरण से भाग जाता है, क्षण भर में भाग जाता है। मतलब कि दोनों में समय भेद नहीं है कि पहले समय में अंधेरा जाता हो और अगले समय में प्रकाश आता हो। ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ ही होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान से। 10वीं पर्याय में सम्यक दर्शन होना था, तो 10वीं पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, तो उसी 10वीं नंबर की पर्याय में मिथ्या दर्शन पर्याय का अभाव है। मतलब मिथ्या दर्शन पर्याय का उस समय अभाव है। मतलब क्रम से चल रहे हैं हम, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, ऐसे क्रम से हम 9वीं पर्याय तक पहुंचे। 9वीं पर्याय में भी सम्यक दर्शन का क्या है? उत्पाद है 9वीं पर्याय में भी। लेकिन जैसे ही 10वीं नंबर की पर्याय में आते हैं, उस 10वीं नंबर की पर्याय में मिथ्या दर्शन पर्याय का अभाव होता है और सम्यक दर्शन का उत्पाद हो जाता है। 9वीं के अंदर भी मिथ्या दर्शन का उत्पाद तो है ही, और जैसे ही 10वीं नंबर की पर्याय आती है, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, और सम्यक दर्शन जैसे ही प्रकट हुआ और उसी समय क्या हो जाता है? उसी समय मिथ्या दर्शन का अभाव हो जाता है। मतलब मिथ्या दर्शन का अभाव और सम्यक दर्शन का उत्पाद एक साथ हो रहा है। उस 10वीं नंबर की पर्याय में भी यही सारा कार्य हो रहा है। इसको फिर से थोड़ा समझने में थोड़ी कठिनाई जाती है। थोड़ा एक और बार वही उदाहरण वापसी लेते हैं, अंधकार वाला। 10 पर्याय आप ऐसे इसमें बिछा दीजिए। अभी तक 9वीं पर्याय तक अंधकार था। 9वीं पर्याय तक अंधकार था। जैसे ही हम 10वीं पर्याय में घुसे, जैसे ही 10वीं मतलब हम रूम में एंटर किए, उस समय 10वीं पर्याय थी, और जैसे ही हमने 10वीं पर्याय में लाइट स्विच का खोला, तो एकदम उजाला हो गया। तो 10वीं नंबर की पर्याय में ही क्या हुआ? वो अंधकार गया और प्रकाश आया। प्रकाश आने में और अंधकार जाने में अंतर नहीं है, एक साथ ही है। मतलब कि 2 कार्य हो रहे हैं एक समय में, एक हो रहा है उत्पाद और एक हो रहा है व्यय। बस अंतर क्या है? उस एक ही पर्याय का उत्पाद व्यय नहीं हो रहा है। बात थोड़ी बदल गई। उस एक ही काम का उत्पाद व्यय एक समय में नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं कहूं कि अगर ऐसा हो कि क्योंकि हम समझना, अगर हम बहुत सामान्य समझें कि हमने कहा उत्पाद व्यय एक ही समय में होता है। क्या कहा? उत्पाद व्यय एक ही समय में होता है। तो क्या एक ही पर्याय का उत्पाद व्यय एक ही समय में होता है क्या? सोच के देखिए, जिस समय सम्यक दर्शन पर्याय का उत्पाद हुआ है, उसी एक समय में सम्यक दर्शन का व्यय हो जाएगा। जो उत्पन्न हुई है उसका नहीं होगा, अगली वाली का होगा। जैसे कि
9वीं से 10वीं पर्याय में हम घुसे, 9वीं नंबर की पर्याय से 10वीं नंबर की पर्याय में घुसे, तो जैसे 9वीं नंबर की पर्याय आई मिथ्या दर्शन की, 9वीं नंबर की पर्याय जो मिथ्या दर्शन की आई, तो उस समय 8वें नंबर के मिथ्या दर्शन पर्याय का अभाव हुआ है। उस 9वें समय में जो मिथ्या दर्शन पर्याय का उत्पाद हुआ है, उसी पर्याय का नाश नहीं हुआ है। कुछ आया समझ में? आ रहा समझ में? थोड़ा विषय हो सकता है गंभीर हो, लेकिन बहुत समझने लायक है। उत्पाद व्यय की स्थिति हमें समझ में आएगी। देखो फिर से एक बार समझते हैं। पहले एक ही उदाहरण को समझेंगे, अनेक उदाहरण जाएंगे तो फंस जाएंगे। उसको प्रूफ करने के लिए, जब विषय को पक्का करने के लिए एक और उदाहरण ले लेंगे। अभी एक ही उदाहरण पे फिक्स रहे हम। जैसे कि हम फिर से अंधकार वाले उदाहरण पे आते हैं। अंधकार 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 चल रहा है, हर अंधकार अलग है। जैसे कि जो एक नंबर की पर्याय में अंधकार था, वो 2 नंबर की पर्याय का अंधकार नहीं है। 1 नंबर की पर्याय का अंधकार अलग है और 2 नंबर की पर्याय का अंधकार अलग है। ऐसे ही 3 नंबर की पर्याय का अंधकार अलग है। अगर हम कहें कि उत्पाद व्यय एक साथ होता है, उत्पाद व्यय तो एक साथ ही होता है, लेकिन आप कल्पना करके देखिए, 1 नंबर की पर्याय में जो अंधकार है वो 2 नंबर में नहीं है। अगर 1 नंबर की पर्याय में जो अंधकार उत्पन्न हुआ है वो वहीं पे नाश हो जाए, तो स्थिति बन पाएगी क्या? हम कह रहे हैं जो 1 नंबर की पर्याय में अंधकार आया, उत्पन्न हुआ है, उसका नाश कब होगा? दूसरे नंबर की पर्याय में। तब तक दूसरे नंबर की पर्याय का जो अंधकार था वो उत्पन्न हो जाएगा। फिर आओ तीसरे नंबर की पर्याय में। अब तीसरे नंबर की पर्याय में दूसरे नंबर की पर्याय का जो अंधकार था वो अब यहाँ पे नष्ट हो जाएगा, और अब तीसरी नंबर की पर्याय का अंधकार उत्पन्न हो जाएगा। अब आओ चौथी पे। चौथी पर्याय में तीसरे नंबर की पर्याय का जो अंधकार था वो नष्ट हो जाएगा, वो व्यय को प्राप्त होगा। तो चौथे नंबर की पर्याय में अब जो अंधकार आएगा उसका उत्पन्न हो जाएगा। मतलब जो एक कार्य हो रहा है, जो अंधकार का कार्य चल रहा है, जो एक पर्याय है, उस एक ही पर्याय का उत्पाद वह एक समय में नहीं हो रहा है। उस एक पर्याय का उत्पाद वह एक समय में नहीं हो रहा है, वो अलग अलग समय में हो रहा है एक ही पर्याय का। क्योंकि पर्याय अलग अलग है, सारी पर्याय अलग है। अब थोड़ा कुछ समझ में आया? कुछ कुछ अभी समझ में आया। अब इसको वापसी सम्यक दर्शन पे घटाएंगे, थोड़ा और घटित होगा। थोड़ा कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये वस्तु व्यवस्था है। इसको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम समझते हैं कि हमने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, बहुत शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई हैं। इसको समझाने के लिए अनेक तर्क दिए गए हैं। उन्हीं तर्कों के माध्यम से हम इन उत्पाद व्यय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बोर्ड होता तो मैं बहुत अच्छी तरह समझाता। यहाँ पे कह रहे हैं कि उत्पाद व्यय एक ही समय में होते हैं। उत्पाद व्यय तो एक ही समय में होते हैं, लेकिन एक ही पर्याय के उत्पाद व्यय नहीं होते एक साथ। अगर एक ही पर्याय के उत्पाद व्यय एक ही समय में हो जाएंगे, एक ही पर्याय के, तो पर्याय बचेगी नहीं, वो उत्पन्न होने से पहले नष्ट हो जाएगी। मतलब जिस प्रोजेक्ट पे हमें काम करना था, प्रोजेक्ट काम करने से पहले ही वो प्रोजेक्ट गायब हो जाए, तो उस पर काम कैसे हो पाएगा? काम चालू ही नहीं हो पाएगा। जैसे कि अब फिर से हम वापसी उदाहरण पे आए, 9वीं 10वीं पर्याय। 9वीं से 10वीं नंबर की पर्याय पे आए। 9वीं पर्याय में मिथ्या दर्शन था, 10वीं पर्याय में सम्यक दर्शन था। तो 9वीं पर्याय में बहुत ध्यान से सुनना। नहीं हो तो अगर हल्का सा लिख लें, क्योंकि लिख के और सुनने में बहुत फर्क है। हम लिखते हैं तो समझ में और अच्छी तरह आता है, क्योंकि जब सुनेंगे और देखेंगे तो दोनों चीजें वर्क बहुत अच्छी करती हैं। देखो क्या कहा जा रहा है इधर। 9वीं पर्याय में मिथ्या दर्शन और 10वीं पर्याय में एक जीव को सम्यक दर्शन होना है। 10 नंबर के समय में उस जीव को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होनी है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 9वीं पर्याय में जो मिथ्या दर्शन था, उस मिथ्या दर्शन का उत्पाद 9वीं पर्याय में है। लेकिन उस 9वीं पर्याय का उस 9वें समय का जो मिथ्या दर्शन है, उसका व्यय कब होगा? उसका व्यय 10वें नंबर की पर्याय में होगा। जब 10वें नंबर की पर्याय में से एक चीज जाएगी, तो एक का उत्पाद भी उसी एक समय में हो जाएगा जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति है। आया समझ में? थोड़ा आया? मतलब कि 9वीं 10वीं। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़े। अभी तो हमने मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन पे ले रहे हैं। एक और आगे चले। अब एक जीव सम्यक दृष्टि ही है, थोड़ा और समझने का आगे प्रयास करते हैं। अभी इसने इससे ना आए, थोड़ा और समझ में आगे आ जाएगा।
अब हम चलते हैं 10वीं नंबर की पर्याय में सम्यक दर्शन था। अब वो सम्यक दर्शन उस जीव को कायम है। 10वीं नंबर के समय में भी सम्यक दर्शन, 11वें नंबर में भी सम्यक दर्शन, 12वें में भी सम्यक दर्शन, ऐसा आगे सम्यक दर्शन चल रहा है। लेकिन हर समय का सम्यक दर्शन अलग है। क्या कहा? हर समय का सम्यक दर्शन अलग है, क्योंकि उत्पाद वह उसमें भी चल रहा है, क्योंकि वो भी एक पर्याय है। जो सम्यक दर्शन 10वें नंबर की पर्याय में है, जो सम्यक दर्शन 10वें नंबर की पर्याय में है, वो ही सम्यक दर्शन 11वें नंबर की पर्याय में नहीं है, क्योंकि उसका तो 11वें नंबर की पर्याय में वह हो गया। अब 11वें नंबर की पर्याय का सम्यक दर्शन नया उत्पाद उत्पन्न हुआ है। अब जब 12वें नंबर की पर्याय में आएंगे तो वो 11वें नंबर की पर्याय का सम्यक दर्शन वह हो जाएगा। कब? 12वें नंबर की पर्याय में ही होगा वो काम। और क्या होगा? 12वें नंबर की पर्याय की सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा। मतलब एक साथ दो कार्य हो रहे हैं एक समय में, एक व्यय और एक उत्पाद, एक व्यय और एक उत्पाद। लेकिन एक ही पर्याय का उत्पाद वह एक समय में नहीं हो रहा है। क्या कहा? एक ही पर्याय का, एक पर्याय जो सम्यक दर्शन है, उसी एक समय में उस एक ही पर्याय का उत्पाद वह नहीं हो रहा है, अलग अलग पर्यायों का उत्पाद वह चल रहा है। मतलब एक समय में जो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हो रही है, जो हमने बहुत बार प्रवचनों में सुना है कि उत्पाद व्यय एक समय में होते हैं, वो एक पर्याय में नहीं, एक पर्याय के उत्पाद व्यय नहीं हो रहे हैं, वो अलग अलग पर्याय के उत्पाद व्यय हो रहे हैं। अगर एक नई पर्याय का उत्पाद हुआ है तो पुरानी पर्याय का व्यय हुआ है, उसी पर्याय का व्यय नहीं होगा। मतलब 10वें नंबर की जो पर्याय है सम्यक दर्शन, 10वें नंबर की जो पर्याय है सम्यक दर्शन, वो उत्पन्न हुई तो वो उसी में नष्ट नहीं हो जाएगी, उसी का व्यय नहीं होगा, वो पहली वाली पर्याय का नष्ट होगा, वो पहली वाली पर्याय जाएगी जिसका नाम हम व्यय कह रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति तो उत्पाद है, और द्रव्य में पूर्व पर्याय के त्याग को व्यय कहते हैं। हमें अब थोड़ा समझ में आ रहा है। आप थोड़ा जिन्होंने आपने कैमरा खोल रखा है तो आप थोड़ी शक्ल हिला के बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, तो समझने में थोड़ा और मजा आएगा और उत्साह आएगा। आप सबको समझ में आ रहा है? बहुत लोगों ने कैमरा नहीं खोल रखा है, इसके कारण पता नहीं लग रहा कि उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो सब दिखता है कि किसने कैमरा खोल रखा है, किसने नहीं खोल रखा। आप सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि जितने भी सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतों में हम अधिक उदाहरण देंगे तो उदाहरणों में फंस के रह जाएंगे, सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए विषय समझने वाला है। उत्पाद व्यय, मैं एक बार पंक्ति बोलता हूं कि उत्पाद व्यय एक ही समय में होते हैं। उत्पाद व्यय तो एक ही समय में होते हैं, लेकिन उसी एक पर्याय के उत्पाद व्यय एक समय में नहीं होते, वो अलग अलग पर्यायों के होते हैं। अब मेरे हिसाब से विषय बहुत क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा कि क्या व्यवस्था चल रही है, क्या उत्पाद व्यय की व्यवस्था चल रही है। सोचिए, एक आखिरी बार मैं इस विषय को समझा के, हम अगली परिभाषा भी हमें समझनी है द्रव्य की। एक काम करते चले अगले पर्याय पे चलते, क्योंकि विषय हमारे पास, विषय का लिंक टूट जाएगा। हमें द्रव्य भी आज समझना है, नहीं तो लिंक हमारा टूट जाएगा। हमें उत्पाद व्यय समझ में आ गया। जो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो वो आप फोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन पूछना जरूर। जो जिज्ञासा हो उसको मन में मत रखना, नहीं तो जिंदगी भर हम अज्ञानता में ही रह जाएंगे, हमें विषय समझ में नहीं आएगा। जो ना आए अलग से बाद में हम पूछ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, 58 नंबर के प्रश्न में, जो कहता है कि द्रव्य किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है? द्रव्य किसे कहते हैं। तो परिभाषा क्या है? अब परिभाषा जैसे ही पढ़ेंगे आपको लगेगा अभी तो उत्पाद व्यय समझ में नहीं आ रहा था, अब द्रव्य समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि शब्द इतने कठिन आ रहे हैं। देखिए क्या है परिभाषा में उत्तर। प्रत्यवि ज्ञान के कारण भूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। हमें इतना तो पता है कि जो वस्तु होती है वो नित्य रहती है, मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा बना रहना वो नित्य है, द्रव्य मतलब अनचेंजेबल है। लेकिन इस अभी तक तो हमें द्रव्य समझ में आता था, लेकिन जैसे ही हम जिनागम में प्रवेश किया हमें द्रव्य समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतने कठिन कठिन शब्द आ गए कि पृथ्वी ज्ञान क्या होता है। यहाँ पे लिखा पृथ्वी ज्ञान के कारण भूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता का नाम द्रव्यपना है। तो हमारे लिए एक नई चुनौती है पृथ्वी ज्ञान को समझना कि पृथ्वी ज्ञान क्या होता है।
हमने मिथ्या ज्ञान सुना है, हमने सम्यक ज्ञान सुना है, लेकिन ये तीसरा, ये प्रत्यवी ज्ञान का कौन सा ज्ञान आया है? बहुत लोग कह रहे हैं कौन सा होगा ये ज्ञान, प्रत्यवी ज्ञान। चलो समझते हैं उस प्रत्यवी ज्ञान को। चलिए, बहुत उदाहरण दूंगा मैं, उस उदाहरण से ही हमें प्रत्यवी ज्ञान समझ में आ जाएगा। क्या कोई बताना चाहेगा? जो भी बताना चाहता है अपना माइक खोल के वो बता सकते हैं। भैया ये लिखेंगे कैसे? पृथ्वी ज्ञान समझ नहीं आया, क्या वर्ड है? अच्छा, वही हम समझने जा रहे हैं कि वो प्रत्यवी ज्ञान क्या है। वर्ड नहीं आई, समझ आया मुझे, वो कैसे वो लिखा जाएगा? प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यवी। आवाज। प्र प्र आधा त, य, फिर भी, फिर ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान। अब इसको समझते हैं कि प्रत्यभिज्ञान क्या होता है। जो इसके अंदर कहा कि प्रत्यभिज्ञान के कारण भूत द्रव्य की किसी अवस्था को जो हम नित्य जानते हैं उसका नाम द्रव्य है। पहले हम परिभाषा याद कर लें, उसके बाद समझें। हमें कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन जनागम की हमें परिभाषा याद होनी चाहिए। प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत, उदाहरण के लिए जैसा कोई टीचर कोई कुछ बोर्ड पे एक दिन लिख के गया, एक टीचर कॉलेज में या स्कूल में, और टीचर ने पढ़ाया और वो बोर्ड पे लिख गया। हम अगले दिन आए और अगले दिन हमने बोर्ड को देख के कहा, अरे ये तो वही चीज है जो टीचर ने कल लिखी थी, आज भी वो चीज लिखी हुई है। आपने उस चीज को कैसे पहचाना? जो कल लिखा हुआ था वो वही चीज आज है। मतलब पुरानी चीज को देख के आपने नई चीज देखी, नई चीज देख के आपको उस पुरानी चीज की याद आ गई, तो आपको कैसे याद आया? वो आपको प्रत्यवी ज्ञान के कारण याद आया। प्रत्यवी ज्ञान नहीं होता तो हम ये लोक व्यवस्था तो चलाते हैं ना, वो नहीं कर पाते। मतलब कि हमारे जो परिवार वाले हैं, हम उनसे 1 साल बाद मिले और उनको भूल जाएं कि ये तो कौन है, तो इनको तो हम जानते ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम उनको पहचान जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वही हैं जिनको हमने पहले भी देखा था। अरे ये तो हमारे साथ पहले ही रहते थे, ये तो हमारे ही परिवार वाले हैं, इनकी शक्ल तो उनसे ही मिलती है। ये सब हम कैसे कहते हैं? प्रत्यवी ज्ञान के कारण। जैसे गली में बहुत कुत्ते भौंक रहे हो, तो हमने किसी कुत्ते को भगा दिया, अब वही कुत्ता वापसी आया, तो हमने कहा कि अरे ये वही कुत्ता है जो कल भौंक रहा था। हमने कैसे कहा कि ये वही कुत्ता है? वो आपने पृथ्वी ज्ञान के कारण कहा, क्योंकि उसमें वो नित्यता पाई जाती है कि जो कल था वही आज है, दोनों में बदलाव नहीं है। ऐसे जैसे हम सारी पर्यायों को कहते हैं कि हम आपसे 20 साल बाद मिले, लेकिन उसके बावजूद भी हम 20 साल बाद भी आपको पहचान लेते हैं कि आप कौन हो। कैसे? क्योंकि प्रत्यवी ज्ञान हमने लगाया कि आप वही हैं जिनसे हम 20 साल पहले मिले थे। मतलब आप तो हर समय बदल रहे हो, उत्पाद वह तो आप में हर समय चल रहा है, लेकिन मैंने आपको 20 साल बाद जाना, उसके बावजूद भी मैं आपको पहचान गया, तो वो प्रत्यवी ज्ञान के कारण पहचाना। प्रत्यवी ज्ञान में बहुत सारी चीजें होती हैं कि पूर्व ज्ञान प्लस वर्तमान का ज्ञान इज इक्वल्स टू प्रत्यवी ज्ञान। जनागम में न्याय की भाषा में ये सारे 5 ज्ञान होते हैं: स्मृति, प्रत्यवी ज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। इसमें से दूसरे नंबर का जो ज्ञान है वो है प्रत्यवी ज्ञान। प्रत्यवी ज्ञान दूसरे नंबर का है, जिसमें स्मृति काम करती है और वर्तमान में जो हमने देखा वो काम करता है, जिसके जोड़ रूप ज्ञान को कहते हैं। मतलब कि जो पुराना देखा और जो अभी हमने अपने सामने देखा, जब इन दोनों को मिला देते हैं तो प्रत्यवी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। कुछ आया समझ में? जो चीज हमने पहले हमारे याद है और वही वस्तु हमारे सामने एकदम आ जाए, तो बड़ा उत्साह सा होता है, अरे तो वही है जिसको हमने कल देखा था। ये क्या है? ये प्रत्यवी ज्ञान है। मतलब कि पूर्व का ज्ञान प्लस वर्तमान का ज्ञान, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक एक ज्ञान उत्पन्न होता है। उस ज्ञान का नाम होता है प्रत्यवी ज्ञान। उस प्रत्यवी ज्ञान के कारण ही हम किसी वस्तु को द्रव्य कह पाते हैं। उसी वस्तु के कारण हम आपको उसी नाम से जानते हैं 20 साल के बाद भी, क्योंकि आप में वो द्रव्यपना पाया जाता है, वो नित्यपना पाया जाता है कि आप वे ही हैं। और ये पृथ्वी ज्ञान बहुत तरीके का होता है, एक तरीके का पृथ्वी ज्ञान नहीं होता, असंख्यात प्रकार का पृथ्वी ज्ञान होता है। जैसे कि एक तो मैंने उदाहरण बताया कि आप तो वही हैं जिनको मैंने कल देखा था, और ऐसा भी हो सकता है, अरे जिनको मैंने देखा ये वो नहीं है जिनको मैंने पहले देखा था, मतलब कि अलग से।
जिसको कहते हैं विसदृश प्रत्यय विज्ञान। एक होता है सादृश प्रत्यय विज्ञान, जो जिसकी सिमिलैरिटी मिलती है, जो अभी हमने देखा उससे ही हमारे पूर्व का ज्ञान मिल गया, तो वो हो गया सादृश प्रत्यय विज्ञान। जो कुत्ता कल गली में भौंक रहा था, वही आज हमने देखा, तो क्या कहा, ये तो वही है जो कल भौंक रहा था। और एक प्रत्यय विज्ञान कैसा होता है कि जो कुत्ता कल भौंक रहा था, आज भी गली में कुत्ता भौंक रहा है, क्योंकि कुत्ता तो भौंकता ही है, लेकिन ये वो कुत्ता नहीं है जो कल भौंक रहा था। ये हमने कैसे जाना? क्योंकि ये विसदृश प्रत्यय विज्ञान है कि हमने उसको उससे भिन्न जाना। मतलब हमें पूर्व का ध्यान है, पूर्व की स्मृति है कि ये वो नहीं है जो हमने कल देखा था। कल वाला अलग था, आज वाला अलग है। ये क्या है? प्रत्यय विज्ञान। तो किसी वस्तु को हम द्रव्य कहते हैं कि ये वस्तु वैसी ही है, तो कैसे कह पाते हैं? इसके कारण, इस द्रव्य के कारण कह पाते हैं कि यहाँ पे लिखा प्रत्यय विज्ञान के कारणभूत। हमें कोई वस्तु याद रहती है या कहें कि वो द्रव्य है, वैसी ही रहती है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? हमें याद कैसे रह जाती है? क्योंकि वो प्रत्यय विज्ञान उसके कारण है। वो प्रत्यय विज्ञान काम करता है उस वस्तु को जानने के लिए कि ये वही है, जो नित्यता है ये वही है, जो कल था वही आज है, और शायद परसों देखेंगे तो भी यही कहेंगे ये तो वही है। ये सब क्या है? ये सब द्रव्यपना है। उत्पाद वह होते हुए भी, कल कुत्ता देखा था और आज कुत्ता देखा तो पूरे एक दिन का फर्क है। एक दिन के फर्क होने पे भी ये वही कुत्ता है। हमने ये कैसे कहा? ये द्रव्य, क्योंकि वो चीज नित्य है। कल भी वो कुत्ता था, आज भी कुत्ता है, और अगर कल आगे भी रहेगा तो कुत्ता ही रहेगा वो। माने क्या? जो हमने पहले देखा वही आज है, ये द्रव्यपना है। और उत्पाद वह उसमें हर समय चल रहा है। उत्पाद वह की स्थिति उसमें हर समय चल रही है। जो कल पर्याय थी वो आज पर्याय नहीं है। कल वो हो सकता है वो 8 बजे भौंक रहा हो, लेकिन आज वो 9 बजे भौंक रहा है। अंतर हो गया। उदाहरण, स्थूल उदाहरण है समझने के लिए। मतलब उत्पाद वह हर समय चल रहा है, हर समय उत्पाद वह चल रहा है, और उत्पाद वह चलते हुए भी द्रव्यपना कायम रहता है। अनचेंजेबल वस्तु अनचेंजेबल ही रहती है। ऐसे ही अभी मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ उत्पाद व द्रव्य की, कि ऐसे ही जो अनचेंजेबल वस्तु है वो अनचेंजेबल ही रहती है, और जो चेंजेबल वस्तु होती है वो स्वयं चेंज होती रहती है, चेंज करनी नहीं पड़ती। ऐसे ही हमारा ज्ञायक, हमारा भगवान आत्मा, वो ऐसा ही रहता है, अनादि काल से ऐसा ही है, अनंत काल तक ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन ये उत्पाद व्यय पर्याय में चलता रहता है, और वो उसका काम है, उसको रोक नहीं सकते उस उत्पाद व्यय को, क्योंकि वो वस्तु व्यवस्था है। वस्तु व्यवस्था में बदलाव नहीं हो सकता। किसी पर्याय को हम अधिक देर के लिए रोक लें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि बिजली चमकी, कभी कभार ऐसा होता है कि जो बादलों में बिजली चमकी वो 1 घंटा रुक गई। कोई बिजली 1 घंटा नहीं रुकती, कोई 15 मिनट नहीं रुकती। ऐसा तो हो सकता है कि 1 घंटे तक बिजली चमकती रहे, लेकिन वही बिजली नहीं चमकेगी जो पहले चमक रही थी। मतलब उत्पाद व्यय होता रहता है। जो पहले थी वो अब नहीं है। पर्यायों के लिए उदाहरण ही बिजली का दिया जाता है। जैसे बिजली क्षणभंगुर होती है, ऐसे पर्याय क्षणभंगुर होती हैं। उनमें उत्पाद व्यय हर समय चला करता रहता है, हर समय चलता है, लेकिन वस्तु एज इट इज रहती है, अनचेंजेबल रहती है। ऐसे ही हम अपनी अनचेंजेबल वस्तु पे ध्यान दें, इस चेंजेबल वस्तु पे ध्यान ना दें, क्योंकि ये स्वयं चेंज हो जाएंगी। जो चेंज नहीं होता उस पे ध्यान दें, तो हमारा जो पर्याय है वो भी अनचेंजेबल बन जाएगी। तो उस अनचेंजेबल का लक्ष्य करें, तो हम भी अनचेंजेबल हो जाएंगे, हम भी परमानेंट हो जाएंगे, हम भी ज्ञायक बन जाएंगे, हम भी पामर से परमात्मा बन जाएंगे। तो वो पामर से परमात्मा बनने तक का हम सफर करें, उस अनचेंजेबल वस्तु को ध्यान दें। इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को विराम करता हूँ। अभी आपको जो कुछ पॉइंट्स हो सकता है समझ में ना आए हों, वो आप व्यक्तिगत पूछ सकते हैं, उसका भी हो जाएगा चर्चा। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि कल थोड़ा और समझाना पड़े, थोड़ा और समझाने का और समझने का प्रयास करेंगे उत्पाद व द्रव्य को, फिर अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारा आज का त्योहार था, हमने इसको अच्छी तरह मनाया होगा, मनाना चाहिए। अभी की बात को विराम देता हूँ। कल सुबह की कक्षा यथासमय रहेगी। सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।